हेलो दोस्तों, मैं हूं रहना चौहान और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियो में फर्स्ट लेसन की जो वीडियो डाली थी आप सबको, उसमें मैंने आपके सादृश्यता के 5 टाइप्स आपको समझा दिए थे। उसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आइए हमारे साथ और क्वेश्चन कीजिए ताकि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और चैप्टर भी क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई पहला क्वेश्चन। इसमें है, जैसे मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। क्वेश्चन दे रखा है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। आपको पता होगा जिस प्रकार मछली जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में ही तो उड़ेगी और कहीं तो उड़ेगी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश। राइट आंसर इसका आकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं जिनको अच्छा लगता है उनको पता होगा सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, किस खेल से उसका संबंध है। तो वो है क्रिकेट से। तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं, वही वो एक खेल है और ये सानिया मिर्जा जो हैं वो भी एक खेल से संबंधित हैं। तो आपको बताना होगा कि किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा जी टेनिस से संबंधित है। टेनिस से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। जैसे कि गाय का बच्चा क्या होता है, बछड़ा बोलते हैं नाम उसे। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो वैसे ही बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, पिल्ला बोलेंगे, छौना बोलेंगे, मेमना बोलेंगे या बछड़ा बोलेंगे। बछड़ा तो बोल नहीं सकते क्योंकि गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं। और पिल्ले फर्स्ट ऑप्शन है इसका, देखिए पिल्ला। पिल्ला तो हम बोलते नहीं है, पिल्ला हम बोलते हैं तो उसके डॉग के बच्चे को, है ना। तो पिल्ला तो उसका हो गया। छौना भी नहीं बोलेंगे, छौना किसी और के बच्चे को बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी, मेमना। सुना होगा आपने, मेमने की एक कहानी भी है। तो यहाँ पर देखिए बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, मेमना बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा। ये ऐसे ही लगा दिया था मैंने। इसका राइट आंसर होगा सी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वानर बड़बड़ाना। और यहाँ पे ये सामान का चिन्ह होता है और ये होता है वो उसको बराबर में लिखने वाला। अगर दूसरे पद के लिए तो ये बानर के बराबर में लिखा है बड़बड़ाना, तो उसी पद के लिए उसी तरह दूसरे पद में क्या आएगा, ऊँट के समान। जब बानर बड़बड़ाता है तो ऊँट क्या करता है, देखा होगा आपने। ऊँट हमेशा ना ही, पहला ऑप्शन है इसमें देखिएगा, गुर्राना, घुरघुर करना और तुच्छ करना बी ऑप्शन है। और मिमियाहट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मिमियाहट तो बकरी के बच्चा करता है। और देखिए ये है कराहना। कराहते तो इंसान है, वो जानवर भी कराते हैं पर हमें उनका पता नहीं चलता, लेकिन इंसानों का कराहना पता चलता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा घुरघुर। तो इसका आंसर होगा ए, घुरघुर। बानर बड़बड़ाना है तो ऊँट घुरघुर करता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भविष्यवाणी। भविष्य, जब भविष्य होगा तभी तो भविष्यवाणी होगी। हमारे भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी करता है तो उससे कहते हैं भविष्यवाणी। कोई हमारे भविष्य के बारे में बताए, कोई बाबा आ जाए और हमारे भविष्य के बारे में बताएं तो वो होता है भविष्यवाणी, उसे कहते हैं भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी के लिए भविष्य होना ज़रूरी है। तो खेद के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें जब खेद हो
कुछ हमने गलत किया होगा तभी तो हमें खेद होगा, कुछ व्यक्त करना होगा, कुछ तो होगा अतीत में, कुछ तो ऐसा होगा तो हमें करना होगा, है ना। तो भविष्यवाणी के लिए जब भविष्य है तो खेद के लिए क्या होगा, अतीत। हमें अतीत में ही कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसके लिए हमें खेद होता है। तो इसका सही आंसर होगा अतीत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊष्मा किसके लिए, ऊष्मा किससे होती है, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा, जब ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा, तो ध्वनि का मात्रक होगा डेसिबल। क्या होगा, डेसिबल। इसका आंसर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि यहाँ देखिएगा दे रखा है छत्ता। छत्ता का समानुपात मधुमक्खी से है, किसे है, मधुमक्खी से है। छत्ता का समानुपात मधुमक्खी से। तो ऊंचा नीड़ किससे होगा, सबसे ऊंचा कौन उड़ता है ना। तो देखिएगा छत्ता मधुमक्खी बनाती है, कौन बनाती है, मधुमक्खी बनाती है। तो जिस प्रकार मधुमक्खी का निवास स्थान छत्ते में होता है, कैसा होता है, छत्ते में होता है ना। वो छत्ते बनाती रहती है, शहद भी बनाती है, हम उसको तोड़ लाते हैं और यूज में कर लेते हैं। फिर वो गुस्सा आ जाता है, हम लोगों को काट भी लेती है। तो देखिएगा जैसे निवास उसका होता है छत्ते का, मधुमक्खी का निवास छत्ते में होता है, उसी तरह ऊंचा नीड़ होता है, उसका स्थान किसमें होता है, जो सबसे ऊंचा होता है गरुड़ सबसे ऊंचा होता है। और उसका निवास स्थान कहाँ होता है, उसका ऊंचा नीड़ कौन उड़ता है, इसका आंसर होगा सी। जो गरुड़ है वो ऊंचा नीड़ में रहता है। जैसे मधुमक्खी छत्ते में रहती है वैसे ही गरुड़ ऊंचा नीड़ में रहता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जिस तरह धनुष के समान जब बाण है तो धनुष हमारे पास है तो हमारे पास बाण भी होंगे। तो उसी प्रकार जिस तरह धनुष में बाण यूज होता है तो पिस्तौल में क्या यूज होगा। तो देखिएगा जिस तरह धनुष में बाण यूज होगा उसी तरह पिस्तौल में क्या यूज होगी, गोलियां, बुलेट्स। क्या करेंगे, बुलेट्स, गोलियां। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखिएगा और आराम से अपने नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आज आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन और टाइप्स पूरा लेसन आपको समझा रही हूँ और ये क्वेश्चन करा के आज पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक बराबर दर्जी, यानी पोशाक समान दर्जी है। दर्जी क्या बनाता है, पोशाक बनाता है। क्या बनाता है, पोशाकें बनाता है, अच्छी अच्छी पोशाकें बनाता है। तो बढ़ई क्या करेगा, जब दर्जी का काम पोशाक बनाने का है, कपड़े सीने का है, तो बढ़ई का काम क्या है, बढ़ई का काम है फर्नीचर बनाने का, अच्छे फर्नीचर बनाने का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा और समझते जाइएगा, मैं आपको तेज़ी से नहीं पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ, तो समझते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, टैडपोल यहाँ पे दे रखा है तो हमें इससे घबराना नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पद तो हमारा क्लियर है कि हमें नेक्स्ट पद में हम देख सकते हैं कि हमारा आगे वाले पद में क्या जो छोड़ रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वहाँ क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए घबराइए मत, नेक्स्ट उसका पद देख लीजिएगा, युक्ति देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जैसे कैटरपिलर का समान तितली होती है, कैटरपिलर के समान तितली होती है। जिस प्रकार तितली के अल्पव्यक्तीय व्यवस्था को कैटरपिलर कहते हैं, उसी प्रकार टैडपोल मेढक को
अल्पव्यक्त अवस्था होती है। क्या होती है? अल्पव्यस्त व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा मेढक, जो टेट्रापॉड की होती है। तो इसका आंसर होगा डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। अल्पव्यस्त अवस्था को ही कैटरपिलर कहते हैं, और उसी प्रकार टैडपॉल जो है मेढक की अल्पव्यस्क है, तो अवस्था है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। तो 11 हमें देखना है। 11 में हमने देखिए नेक्स्ट टाइप में आपको याद होगा, सेकेंड टाइप में आपको ABCD के सारे वर्ड अक्षर कराए थे, अपोजिट भी कराए थे, किस स्थान पर कौन सा अक्षर होगा वो भी कराया था। तो देखिएगा, मैं आपको इस पर कराती हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पूरे सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं। तो देखिएगा, यहाँ पे ये दे रखा है, इसको तो हम सॉल्व करके निकाल के देते हैं। वैसे मैंने आपको नंबर बताए हैं तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी जो लोग हैं मैं उनको सॉल्व करके बता देती हूँ। वैसे M होता है 13 पर, और A होता है 1 पर, और 4D होता है 4 पर। तो इसका ये दे रखा है, J होता है 10 पर, और X होता है 24 पर, और A होता है 1 पर। तो देखिएगा इसमें क्या किया है इसने, MD में MAD को इसने लिख रखा है 10 यानी कि J, और यहाँ पे लिख रहा है 24 यानी कि X, यहाँ पे लिख रखा है 1 यानी कि A, यानी कि 13 यहाँ पे है तो यहाँ पे 10 कर दिया, और यहाँ पे इसको 13 में से पहले इसने 2 घटाए हैं, 2 माइनस किए हैं, सॉरी 3 माइनस किए इसने पहले, इसमें से -3 किया है। यहाँ पे देखिए इसने -3 किया है। M और J में जो इसने माइनस किया वो -3 किया है, पेन किया -3 किया है यहाँ पर, और इसमें भी -3 किया है। तो यहाँ माइनस करके इसने जब -3 किया तो यहाँ 10 हो गए, और यहाँ जब माइनस करते हैं तो उल्टा रिवर्स घूम जाते हैं, ए के बाद हम बी पे नहीं जाते, इनफैक्ट ZXY पे पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह उसने रिवर्स उल्टा माइनस किया है, तो इस तरह x आ गया, और यहाँ पे -3 किया है तो यहाँ पे a आ गया। उसी तरह हम रन में करेंगे, रन में देखेंगे, RUN, R होता है 18 पर, और U होता है 21 पर, और N होता है 14 पर। और इसमें ऐसे जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, यानी कि 15 पे होता है हमारा O, और 18 पे होता है R, और 11 पे होता है हमारा K। तो आंसर हमारा होगा ORK, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। डी हमारा राइट आंसर होगा। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा, बी होता है हमारा 2 पर, और E होता है 5 पर, और G होता है 7 पर, और K होता है 11 पर। तो जहाँ इसमें से 1 माइनस, पहले हम इसके नंबर डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे A होता है 1 पर, D होता है 4 पर, F होता है 6 पर, और J होता है 10 पर। तो इसने क्या किया है, इसने पहले एक यहाँ पर B है तो फिर यहाँ पर A है, यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे इसने A, D, F और J, तो यहाँ पे इसने 1 माइनस किया है, तो यहाँ हो गया A। फिर इसने फिर से 1 माइनस किया है, तो यहाँ पे हो गया है D। फिर से इसने 1 माइनस किया है तो यहाँ पे हो गया F। फिर से 1 माइनस किया इसने तो यहाँ पे हो गया J। मैंने आपको यहाँ पे नंबर दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे नंबर देने, यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 5 है, फिर 4 है, 7 है, फिर 6 है, फिर 11 है, 10 है, यानी कि इससे 1 माइनस किया है। उसी तौर पर हमें यहाँ पे देखना है
PSVY। तो P में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा O। S में से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा R, और V में से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा O, और Y में से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा X। यानी कि 1 माइनस हमें इसमें से ही किया है। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर होगा ORUX, यानी कि A ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। देखिएगा इसमें दे रखा है DHLPTX। तो क्या देख रखा है इसने BFJNRV। तो इसने क्या किया है, पहले हमारा शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि हमें इसके नंबर देखने चाहिए। क्या किया है इसने, इससे हमें पता चल जाता है नंबर के हिसाब से। उल्टा किया है इसने या फिर कुछ और लॉजिक लगा रखा है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर D है और यहाँ पर B है। तो D होता है हमारा 4 पर, H होता है हमारा 8 पर, और L होता है हमारा 12 पर, और P होता है हमारा 16 पर, और T होता है 20 पर, और X होता है 24 पर। तो इसने क्या किया है, वही लॉजिक आप भी देखिएगा और लगाइएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या किया है इसने, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर अब आप तो 2 क्वेश्चन करने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हमें नंबर याद कर लेने चाहिए। ये नंबर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा, तो हमें यहाँ पे देखना है इसने DHLPTX VF, तो यहाँ पे है BFJNRV। इसका ये और ये और ये। तो देखिएगा इसने 2 माइनस किए हैं, V आया है। यहाँ भी इसने 2 माइनस किए हैं, सभी में इसने 2 माइनस किए हैं। आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा, इसने सभी में 2 माइनस किए हैं। तो हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस जैसे उसने 2 माइनस किए हैं तो हमें भी 2 माइनस करने हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम 2 माइनस करेंगे तो A आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 2 तो यहाँ E आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो I आ जाएगा, यहाँ जब 2 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा, और यहाँ जब माइनस हम 2 करेंगे तो Q आ जाएगा, और W का जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ U आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ये, यानी कि AEIMOQU, यानी कि V ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा देखिएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से करा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, यानी कि 14 के देखिए इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे आपको 5 टाइप कराए थे और 5 टाइप का मिक्स अब लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन। तो आप याद देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। फ्लावर को उसने ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है यहाँ पे देखिएगा। फ्लोर को इसने उल्टा कर दिया है, यहाँ से यहाँ, और ये और ये और ये और ये और ये और ये। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, तो हमें फ्रूट को भी वैसे ही लिख देना है। जब इसने हमारा F को R यहाँ से उठा के यहाँ आगे रख दिया है, तो हम भी S को रख के ऐसे, S आगे पीछे है ना, तो हम आगे रखेंगे, और T, फिर उसके बाद U, फिर R, फिर F। फ्रूट्स को इसने ऐसे लिखेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक कीजिएगा, RTI, सॉरी यहाँ पे R के बाद T के बाद फिर I होगा। तो हमारा आंसर होगा B, ऑप्शन नंबर B,
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। तो देखिएगा 15 में आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर ए और एफ और आई, तो यहाँ पे एम कैसे आया वो हम आपको समझाते हैं। ए यहाँ पर हमारा आंसर शुरू होता है। ए को हम 1 लिख देंगे और एफ़ को हम 6 लिख देंगे और आई को हम 9 लिख देंगे, क्योंकि ये इसके रियल नंबर हैं। तो एम को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमने सारे नंबरों के यहाँ सारे अक्षरों के हमने यहाँ नंबर लिख दिए हैं, रियल नंबर लिख दिए हैं, तो हम एम को यहाँ लिखेंगे 13। तो इतने देखने के बाद दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये 13 का वर्ग है। तो हमें आगे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको करा दे रही हूँ। ये है ए, मतलब इसका समान बराबर है। ये है ए का ए होगा 1 पे, डी होगा 4 पे और ये होगा 4, तो एल होगा 12, यानी कि ये 12 का वर्ग है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ ही गया है। देखिएगा ए, बी और ए, यानी कि 1, 2 और 1, यानी कि हमारा ये 11 का वर्ग है। तो हमारा आंसर तो हमारा आ गया, पर ये देखना है 11 पे होता क्या है। तो 11 पे होता है के, तो हमारा राइट आंसर होगा के। बस ज़्यादा हार्ड नहीं था, देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो हम कर लेंगे नंबरिंग के हिसाब से, तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 में देखिएगा, इस 23 और 72 और बराबर में दे रखा है 38 और क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखना है कि इसने कैसे किया है कि 23 के बराबर में 72 आ गए, यानी कि 72। तो देखिएगा 23 का इसने पहले हम गुणा करके देख लेते हैं 3 से, तो यहाँ यह आ गया। अब कुछ हमारा समथिंग पास में ही आ गया है, इंटू करने से 3 का इंटू करने से हमारा 5 समथिंग पास में आ गया है। तो देखिएगा, तो हम और इसमें दिमाग लगाते हैं कि शायद इसमें कुछ प्लस भी किया हो। तो देखिएगा 72 आ गया है, 3 हमने प्लस कर दिया तो 72 आ गया। अब देखिएगा अगर ये लॉजिक हमारा नेक्स्ट इसमें भी लगता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो देखिएगा 38 का हम 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 8 24, 3 9 10 10 11 114 आ जाएगा। हम प्लस इसमें भी 3 करेंगे तो हमारा 117 आंसर आ रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन में 117 है, हाँ भाई है, तो 117 है, तो हमारा राइट आंसर होगा भी 117। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, और मैंने इसके टाइप में आपको कराया था और इसके 500 टाइप कराए थे, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 7 बराबर 32 बराबर में 28 को उसने दे रखा कि 28 के बराबर में क्या आएगा। 28 के बराबर में जो पद है वो क्या आएगा, उसका एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें पहले देखना है कि इसने क्या किया है जिससे ये 32 आया है। तो चलो दोस्तों करते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पे 28 आ गया, और हम प्लस 4 करते हैं तो क्या होगा 32 आ गया। और यहाँ पर भी हम करते हैं 28 × 4, देखेंगे 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 होता है। प्लस में हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस में हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, 116। तो 116 अगर हमारे ऑप्शन में है तो हमारा आंसर सही है, और 116 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा 6 बराबर 18 और समानुपात में दे रखा है
4 और 4 के अनुपात का पद जो है हम वो खाली है, वो हमें ज्ञात करना है। वो क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पे इसने दे रखा है कि 4 के बराबर 6 के समानुपात में अनुपात में 18 को दे रखा है। 18 का हम पहले 2 से देखिएगा कि पहले हम ये लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर हमारा ये लॉजिक फिट होता है तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम पहले 6 का गुणा 2 से करते हैं, यानी कि 12, प्लस में हम 6 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 18। और यहाँ पर भी हम देखते हैं 4 का 2 से करते हैं 8, प्लस करते हैं इसमें 6 और 8 कितना होगा? 14। तो आंसर हमारा होगा 14, यानी कि डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये हमारा 1 है, आप 7 मत समझ लेना। 64 के अनुपात में दे रखा है 513। क्या देख रखा है? 64 के अनुपात में दे रखा है 513 और बराबर में दे रखा है 144। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? तो हम देखते हैं 8 का 64 हमारा वर्ग होता है, किसका होता है? 8 का वर्ग होता है। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 8 का वर्ग है 64। और हम जब 8 का क्यू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 8 का क्यू करेंगे तो 512 आएगा। 512 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 513। और देखिए 14 का भी हम ऐसे निकालेंगे। 14 किसका वर्ग होता है? 12 का। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 14 किसका वर्ग था? 12 का। 114 12 का वर्ग होता है। तो देखिएगा 12 का वर्ग होता है 114। जब हम 12 का क्यू करेंगे तो आएगा 1728, यानी कि 1728 आएगा। जब हम +1 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1729। क्या हो जाएगा? 1729। तो हमारा ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन आंसर वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, सारे लॉजिक करके देख लीजिएगा। मैंने आपको सारे टाइप कराए हैं, वर्ग भी कराए हैं, क्यू भी कराए हैं। तो आप देख लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। जिसने भी नहीं देखा है वो अब हमारी पिछली वीडियो में देख लेंगे तो आपको सारे पता चल जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। वर्ग क्यू याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 11 को यहाँ पे 11 के अनुपात में इसने 132 लिखा है। क्या लिखा है? 11 के अनुपात में 132। तो और दोनों पद खाली हैं, तो जो भी मतलब राइट आंसर होंगे वो हमें इसमें से छांट के लिखने पड़ेंगे। देखिएगा, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। जब हम 11 के गुणा करेंगे तो 121 होगा। तो हम एक यहाँ बढ़ाकर करते हैं, क्या करते हैं? 11 × 12। तो देखिएगा हमारा आंसर आएगा 132, यानी कि हमारा ये मेल कर रहा है। तो हमें देखना है कि इसने अपने एक नंबर से बढ़ा के किया है। 11 हमारा वर्ग होता है, 11 वर्ग होता है 2 बार, यानी कि 11 × 11। तो इसने यहाँ पे 11 × 11 न करके इसने 11 × 12 किया है। क्या किया है? और हमारा आंसर आ गया 132। तो हम भी अपने क्वेश्चन में देखेंगे एक बढ़ाकर ही करेंगे। एक बढ़ाकर करने से देखते हैं हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिएगा, 15 का वर्ग होता है 225। तो वो तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी वर्ग है और इसने कम करके किया है, तो ये आंसर नहीं होगा। और 10 का वर्ग होता है 100, वो भी नहीं होगा। 9 का वर्ग होता है 81 होता है। 9 का वर्ग होता है 81। तो हम जब 9 ने एक वर्ग, और यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग होता है 169। तो देखिएगा हमारा आंसर हमें मिल गया है। तो हम 9 को एक बढ़ाकर करेंगे तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। हमारा राइट आंसर होगा 90। क्या होगा राइट आंसर हमारा? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो हम इसमें देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे सभी एग्ज़ामों में आते हैं और हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए ये देख लीजिएगा दोस्तों, आपके बहुत काम के हैं और आपको बहुत इनसे हेल्प मिलेगी।
तो आपको एग्ज़ाम में अगर आपके आया ऐसे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 तो मैं आपको कराती हूँ। नीचे दिए गए संबंध पर विचार कीजिए, यानी कि सड़क, बस, वाहन और चालक। ये तो इसका क्वेश्चन हो गया और इसी के संबंध पर ऑप्शन भी हमें छांटना है। हम आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से उस शब्द समूह को चुनिए जो उपरोक्त संबंध के समान संबंध पर विचार कीजिए या संबंध के असमान दर्शाता है। तो जैसे कि सड़क, बस कहाँ चलती है? सड़क पर चलती है। और चालक भी कहाँ? चालक वाहन चालक भी सड़क पर ही रहता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। तो यहाँ हो गया सड़क पर बस चलती है और वाहन चालक भी सड़क पर ही चलाता है। बस को वाहन चालक ही तो चलाएगा, पैदल से चलेगा नहीं, पैदल तो पद यात्रा हो जाता है, पैदल यात्री हो जाता है। तो हम बस को कौन चलाता है? वाहन चालक। क्या बोलते हैं हम उसको? वाहन चालक। और बस कहाँ चलती है? सड़क पे चलती है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें इस ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ऑप्शन हमारा कोई सा भी मैच नहीं करता है तो हमें उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें उस ऑप्शन पर टिक कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है तो आप उस पर कर सकते हैं। तो देखिएगा, जल कहाँ होता है? जहाज में होता है। जहाज कहाँ होता है? जल में होता है। और उसमें चालक होता है। तो चालक तो सड़क पर भी होता है, वो तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आकाश और हवाई जहाज और पायलट, ये देखिए हमारा कुछ सही बैठ रहा है। और देखिएगा कागज, पत्र और पाठक। नेक्स्ट है पटरी, रेलगाड़ी और यात्री। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा देखिएगा कुछ मैच कर रहा है। क्या? ऑप्शन बी। हवाई जहाज होता है वो आकाश में उड़ता है और उसे उड़ाता कौन है? पायलट उड़ाता है। तो देखिएगा जिस तरह सड़क, बस और वाहन चालक है उसी तरह मैच कर रहा है आकाश, हवाई जहाज और पायलट, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आकाश, हवाई जहाज और पायलट। देखिए पत्र और कागज़ हमारे लिए एक ही हो जाएगा। पत्र पर हम लिखेंगे, कागज़ पर हम लिखेंगे और पाठक पढ़ेगा उसको। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। अगर हम जैसे देखेंगे तो कोई भी उस पर लिख सकता है, कुछ ज़रूरी थोड़ी ना कोई पाठक ही लिखे, कोई भी लिख सकता है उस पर। पटरी पे रेलगाड़ी और यात्री। रेलगाड़ी तो पटरी पर चलती है और उसमें यात्री भी होते हैं। तो हमें ऐसा उस पर रेलगाड़ी को कौन चलाता है? यात्री तो कोई चलाते नहीं है। तो हमें उसी हिसाब से देखना है कि देखिए, और जहाज़ में भी चालक नहीं चलाएगा जहाज़ को भी कुछ बोलते होंगे, उस हिसाब से इसको ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे बस को कौन चलाएगा? वाहन चालक। कौन चलाएगा? वाहन चालक। और वो कहाँ चलेगी? सड़क पर चलेगी। इसी तरह हवाई जहाज को कौन चलाएगा? पायलट चलाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? आकाश में जाएगा, सड़क पर नहीं चलेगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म को सदृश्य, यहाँ सदृश्य है, ये सदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता। यानी कि हमारा जो संबंध है सदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। विपत्ति और शब्द। जिस प्रकार विपत्ति शब्द यानी कि दसों शाखा के अंतर्गत होता है, मतलब कि ये शब्द का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसी विपत्ति को शब्द कहते हैं। उसी युग्म के अनुसार सभी में देखिए मनोविज्ञान, मन का विज्ञान होता है। शरीर रचना विकास विज्ञान तो ये शरीर के लिए होता है। दर्शन भाषा तो नहीं होता है। पुरातत्व और विज्ञान और पुराविश्व के लिए होता है। तो ये तीनों मैच करते हैं, ये भी और ये भी। तो हमारा इसमें दिया है कि युग्म के सदृश संबंध से नहीं दर्शाता है कि विपत्ति जैसे शब्द से है उसी प्रकार मनोविज्ञान शरीर रचना विज्ञान शरीर से है, पुरातत्व विज्ञान पुरावेश से है। तो उसी तरह हमारा ये ऑप्शन भी होना चाहिए था, पर ये नहीं है। तो हमारा यही होगा राइट आंसर, यानी कि यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे सदृश संबंधों को नहीं दर्शाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और हमारे ये लास्ट क्वेश्चन में हम आप पहुँचने ही वाले हैं, बस कुछ ही क्षण के लिए। देखिएगा एफ़ को यहाँ इसने क्या किया है, ये हमारा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, ये हमारा टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखिएगा, और जिस किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, तो आपको ये समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। तो 6 को एफ़ को यहाँ पे इसने 6 लिखा है और आर को यहाँ पे 18 लिखा है, यू को इसने 19 लिखा है और आई को इसने एफ़ को यहाँ पे इसने 6 लिखा है और आर को इसने 18 लिखा है और यू को इसने 21 लिखा है और आई को इसने 9 लिखा है, टी को यहाँ पे 20 लिखा है। यानी कि इसने सारे नंबर रियल लिखे हैं, जो ABCD में जिसके जो होता है वही लिखा है, कोई भी इधर उधर नहीं लिखा है। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। देखिएगा, जब इसने ये सीधे सीधे नंबर रखे हैं तो हमारा एस किस पर होता है, 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, ई 5 पर होता है और एम 13 पर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एस 19 पर होता है और टी 20 पर होता है और ई 5 पर होता है 05 और एम 13 पर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 24। जिस तरह से ड्यू को इसने 32 लिख रखा है, उसी तरह रेड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसने क्या लिखा है, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 4, 5 और डब्लू यहाँ पर होता है कितने पर, 23 पर। तो यहाँ पे इसने सारे को प्लस कर दिया है, क्या किया है, प्लस किया है। तो यहाँ प्लस करने पर क्या होगा, 32 आएगा। आप भी देख लीजिएगा, प्लस करेंगे, कोई एक और मेथड हो तो वो भी ट्राई कर लीजिएगा। तो रेड आर को हम कितना लिखेंगे, आर को लिखेंगे 18 और प्लस 5 यानी कि ई को 5 लिखेंगे और डी को लिखेंगे हम 4। तो हम जब प्लस करेंगे इन सबको तो प्लस करने पर आएगा 27। तो हमारा राइट आंसर होगा 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे देखिए गेम को इसने ये लिखा है और थीम को हमें क्या लिखना है। तो देखिएगा, गेम को इसने यहाँ पे 20 और एक गेम को यहाँ पे इसने 20 और ए को यहाँ पे 26 और एम को यहाँ पे 14 और ई को इसने यहाँ पे 22 लिख रखा है। तो आप जब इसके रियल नंबर और अपोजिट नंबर याद करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसने यहाँ पे सारे इसके अपोजिट रख दिए हैं। जब हमने देखा था कि हमने पढ़े सारे वो अपोजिट वर्ड एक चिक से याद किए थे, तो जी का क्या किया था हमने, GT रोड। ए का क्या किया था, ए को जेड लिख दिया था ऐसे ही, और एम को लिख दिया था एम, ई को हमने मन बोला था और ई को हमने ई लिख दिया था यानी कि वी। तो यहाँ पे देखिएगा, टी को 20 लिखते हैं और जेड को 26 लिखते हैं और एम को 14 लिखते हैं और वी को 22 लिखते हैं। तो देखिएगा, तो दैम का हमारा यहाँ पे क्या होगा, दैम का होगा टी का उल्टा क्या होता है, जी। यानी कि जी कितने नंबर पर होता है वो आपको लिखना है। तो जी यहाँ पर होता है 7 पर और ई होता है, ई का उल्टा क्या होगा, वी। तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इधर लिख दे रही हूँ, 22 होगा। हो जाएगा और ए का उल्टा होगा 26 और एम का उल्टा होगा 14। तो हमारा राइट आंसर हो गया, देखिएगा ए। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए। आपको दिख रहा होगा, ये रहा राइट आंसर हमारा ए। हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है 7, 22, 26 और 14। तो ये हमारा है 7, 22, 26 और 14। आंसर है बे ए, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 26 देखिएगा, 26
क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, ये सारे पद एक ही जैसे हैं। इसमें जो पूरा पद, ये इसमें जो लॉजिक लिखा है, हम उसमें चारों ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा यही लॉजिक चारों पद में से किस में लगा है। तो देखेंगे कि इसमें क्या किया है, 6, 12 और 18। यहाँ पर जब इसने 6 को 2 से गुणा करके देखते हैं हम कि क्या किया है, 6 से गुणा कर दिया है। और यहाँ पर इसने 1.5 का गुणा किया है। किसका किया है, 1.5 का करके देख लीजिएगा। तो हमारा इस तरीके का लॉजिक किस में लग रहा है वो हमें खोजना है। यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 14 है, ये नहीं होगा क्योंकि 6 दूनी 12 और जब हम 1.5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दे रही हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा 12 और 24 और 36। इसमें देखिएगा, आप करके देख लीजिएगा। 2 गुणा 1.5 का गुणा करके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसमें थोड़ा लगा के देख लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप इसका बोल सकते हैं। तो ठीक, तो आज मैंने आपको सारे 26 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। तो गाइस, अगले चैप्टर के लिए शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे आगे चैनल के लिए देखते रहें। और हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर रीजनिंग के सारे चैप्टर कराएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।